चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग एक नए चैप्टर की स्टार्ट करने जा रहे हैं, है ना। तो जो हमारा चैप्टर है बेटा वो है सेल बायोलॉजी, है ना। सेल से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उसको हम इस चैप्टर में डील करेंगे। अब सेल बायोलॉजी के अंदर एनसीईआरटी ने 2 चैप्टर लिखा है ना। कौन कौन से 2 चैप्टर है बेटा? एक तो चैप्टर है अपना सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, ये हमारा एक चैप्टर हुआ। और दूसरा जो अपना चैप्टर है जो सेल बायोलॉजी के अंदर है वो है सेल डिवीजन। क्या है? सेल डिवीजन, ठीक है। तो सेल बायोलॉजी के अंदर हम लोग यही 2 चैप्टर को क्या करने वाले हैं, कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग सेल के बारे में बेसिक चीजें से, और फिर हम लोग बेसिक से लेके टॉप तक चले, ठीक है। तो शुरू करते हैं बेटा सबसे बेसिक क्वेश्चन के साथ कि आखिर ये सेल होता क्या है ना। हाँ, क्लास 6 क्लास 8 9 में भी सेल आया होगा, है ना, वहां आप पढ़े भी होंगी कि आखिर सेल होता क्या है। तो सेल को डिफाइन करने के लिए हमारे पास 3 वर्ड है। कितना वर्ड है? 3। कैसे डिफाइन करते हैं बेटा कि फंडामेंटल, क्या बोलते हैं? फंडामेंटल, फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, एंड फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। अब समझिए इस डेफिनेशन का मतलब क्या है, याद करने का कोई जरूरत नहीं। हमने 3 वर्ड यूज किया बेटा, कौन कौन से? पहला वर्ड था अपना फंडामेंटल, दूसरा है अपना स्ट्रक्चरल और तीसरा है फंक्शनल। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये फंडामेंटल का मतलब क्या है। तो फंडामेंटल वर्ड का मीनिंग है, देखो फंडामेंटल का एग्जैक्ट मीनिंग होता है मूलभूत। क्या मीनिंग होता है? मूलभूत। ओके, जैसे आपने लोअर क्लासेस में क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल राइट्स कहने का क्या मतलब होता है कि आपके पास कोई राइट हो ना हो, वो राइट जरूर होगा, वो आपका मूलभूत अधिकार है, वो आपसे कोई अलग नहीं कर सकता। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म का फंडामेंटल यूनिट सेल का कहने का क्या मतलब है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास कुछ हो ना हो, सेल जरूर होगा। अब कुछ ना हो का क्या मतलब है? जैसे हो सकता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास टिश्यू ना हो सकता है कि ऑर्गन ना हो सकता है कि ऑर्गन सिस्टम ना हो, पर क्या जरूर होगा? तो सेल जरूर होगा, है ना। अगर कोई भी लिविंग है तो उसके पास सेल जरूर होगा, बिना सेल के वो लिविंग नहीं कहलाए, ठीक। दूसरा वर्ड है बेटा स्ट्रक्चरल। दूसरा वर्ड क्या है? स्ट्रक्चरल। अब इसका मीनिंग समझते हैं। देखो, स्ट्रक्चरल कहने का मतलब है जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है बेटा, चाहे वो छोटा सा ऑर्गेनिज्म है, चाहे या बहुत बड़ा सा ऑर्गेनिज्म, चाहे चींटी हो चाहे हाथी हो, अरे हाँ या नहीं, चाहे एल्गी हो चाहे मैंगो हो, ऑल आर मेड अप ऑफ सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। किसके बने होंगे बेटा? सेल और सेल के प्रोडक्ट के। क्लियर है बात? अरे बोलिए। तो ये 2 वर्ड तो हो गया। अब तीसरा वर्ड समझते हैं फंक्शनल। क्या समझते हैं? आखिर ये फंक्शनल कहने का मतलब क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई भी फंक्शंस हो वो कहां से स्टार्ट होगा बेटा? इट स्टार्ट्स फ्रॉम सेलुलर लेवल। गॉट इट? यहां तक कोई दिक्कत? 3 वर्ड क्लियर है बेटा। फंडामेंटल कहने का मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास कुछ हो ना हो, सेल जरूर होगा। क्लियर है बात? दूसरी बात, लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके बने होंगे? सेल और सेल के प्रोडक्ट्स के। और तीसरा बेटा, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई भी फंक्शंस जो है वो कहां से स्टार्ट होगा? इट स्टार्ट्स फ्रॉम सेलुलर लेवल। चलिए, अब एनसीईआरटी इस चैप्टर को बड़ा ही एक प्यारा सा क्वेश्चन के साथ स्टार्ट की। हाँ, क्वेश्चन क्या है कि आखिर वो कौन सा चीज है जो किसी मैटर को लिविंग बना देता है और किसी मैटर को नॉन लिविंग। हाँ, मैटर सबको पता है,
हाँ, लोअर क्लासेस में आप पढ़े होंगे बेटा कि एनीथिंग जिसके पास कुछ मास हो और वो स्पेस ऑक्युपाई करता हो, उसी को हम क्या कहेंगे बेटा, मैटर कहेंगे। और मैटर को हम ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं लिविंग और नॉन लिविंग में। अपना जो मैटर है इट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप, दैट इज लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग, कोई दिक्कत? लिविंग और नॉन लिविंग। अगर सेल है, अगर क्या है बेटा, सेल प्रेजेंट है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा लिविंग। और अगर सेल क्या है, एब्सेंट है, क्या हो जाएगा, सेल एब्सेंट, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन लिविंग। क्या हो जाएगा, नॉन लिविंग। समझ गए इतनी सी बात, बहुत बेसिक सी बात। ठीक है, तो सेल अगर प्रेजेंट है तो क्या होगा, लिविंग, और सेल अगर एब्सेंट है तो क्या होगा, नॉन लिविंग। ओके, चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं, थोड़ा आगे और कुछ बेसिक बेसिक बातें सीख लेते हैं बेटा। देखिए, नंबर ऑफ सेल के बिहाफ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। किस बिहाफ पे बेटा, सेल के नंबर के बिहाफ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप। ठीक है, वो क्या होगा बेटा, अगर एक सेल है तो क्या कहेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और मोर देन एक है तो क्या कहेंगे बेटा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या कहेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। समझ गए बात को? देखिए, चाहे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना, दोनों क्या है बेटा, लिविंग है। एनसीईआरटी कहती है कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी कैपेबल है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का, है ना। मतलब एक सेल का ऑर्गेनिज्म भी वो सारे काम कर सकता है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाए रखने के लिए जरूरी है। जैसे बेटा, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन कर सकता है, रेस्पिरेशन कर सकता है, एक्सक्रीशन कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है। देखो, ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन का जरूरत नहीं है, पर कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज के लिए रिप्रोडक्शन का जरूरी है। अमीबा का आप सबने नाम सुना होगा बेटा, एक सेल का ऑर्गेनिज्म है और ये क्या कर सकता है, हर वो काम कर सकता है जो लिविंग को लिविंग बनाए रखने के लिए क्या है, जरूरी है, या कहें किसी मैटर को लिविंग बनाए रखने के लिए जरूरी है। ओके, चलिए देखिए, यहां तक तो हमने बातें पढ़ी, पर अभी तक एक चीज छूट रहा है। वो छूट क्या रहा है, एनसीईआरटी ने भी इसका जिक्र नहीं किया है, बट अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए काफी जरूरी है कि भाई आखिर वो कौन सा स्ट्रक्चर होगा जिसको हम सेल कहेंगे, या कहें किसी स्ट्रक्चर को सेल कहने के लिए उसके पास क्या क्या होना चाहिए। ठीक, किसी भी स्ट्रक्चर को सेल कहने के लिए उसके पास मिनिमम 3 चीजें होना चाहिए। अगर इससे कुछ भी कम हुआ तो सेल नहीं कहलाएगा, और सेल नहीं बेटा तो लिविंग नहीं, और लिविंग नहीं तो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं। एनसीईआरटी कहती है एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट सेल डज नॉट इंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग। ठीक, तो समझते हैं बेटा कि आखिर एक किसी भी स्ट्रक्चर को, किस स्ट्रक्चर को हम लोग सेल कहेंगे। याद रखिएगा, किसी भी स्ट्रक्चर को सेल कहने के लिए उसके पास मिनिमम 3 चीज होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, मिनिमम 3 चीज होना चाहिए। वो 3 चीजें क्या क्या है? सबसे पहले तो उसके पास एक क्या होना चाहिए, बाउंड्री होना चाहिए, जिसको हम कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद इसके पास खुद का होना चाहिए जेनेटिक मटेरियल। क्या होना चाहिए, जेनेटिक मटेरियल। ध्यान रखिएगा, हमने न्यूक्लियस नहीं कहा है, क्या कहा है बेटा जी, जेनेटिक मटेरियल। सेकेंड थिंग जो होना चाहिए वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल। और थर्ड थिंग जो होना चाहिए वो एक खाली जगह होना चाहिए जहां पे क्या है, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन क्या कराए जा सके,
कराए जा सके। ठीक है, इस खाली जगह को हम कहते हैं बेटा साइटोप्लाज्म। क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म, है ना? समझ गए आप लोग? तो किसी भी स्ट्रक्चर को सेल कहलाने के लिए उसके पास मिनिमम ये 3 चीज होना चाहिए। अगर इन 3 में से कुछ भी कम है तो हम उसको सेल नहीं कहेंगे। देखिए यहां से ना आप एक इंपॉर्टेंट चीज समझ सकते हैं इस बात से। वायरस का नाम आपने सुना? हम लोग वायरस के बाहर कहते हैं बेटा कि सेल के बाहर है तो नॉन लिविंग और सेल के अंदर है तो लिविंग। समझिए बात को। वायरस किसका बना हुआ है बेटा? वायरस इज मेड अप ऑफ जेनेटिक मटेरियल प्लस प्रोटीन, है ना? ये अपना जेनेटिक मटेरियल और इसको कौन सराउंड कर रहा होगा? इट इज सराउंडेड बाय प्रोटीन। अरे हाँ या नहीं? पर साइटोप्लाज्म यहाँ क्या है? एब्सेंट। साइटोप्लाज्म क्या है? एब्सेंट है। इसको थोड़ा साइड में बनाते हैं। ये देखिए, ये अपना बेटा जेनेटिक मटेरियल और इसके चारों तरफ अपना क्या प्रेजेंट है? ये अपना प्रोटीन का कोट प्रेजेंट है। ठीक है, ये अपना क्या हो गया? जेनेटिक मटेरियल। और ये अपना क्या हो गया? प्रोटीन कोट। प्रोटीन कोट। ठीक है, अब साइटोप्लाज्म एब्सेंट। सेल होने के लिए 3 चीज चाहिए था और अगर सेल नहीं है तो क्या कहलाएगा? नॉन लिविंग। ठीक है, जैसे ही किसी सेल के अंदर एंटर किया, मान लीजिए ये किसके अंदर एंटर कर गया? बैक्टीरियल सेल के अंदर। मान लेते हैं कि एंटर कर गया बैक्टीरियल सेल के अंदर। ठीक है, ये रहा बैक्टीरियल सेल का जेनेटिक मटेरियल और ये उसका साइटोप्लाज्म। जैसे ही ये एंटर करेगा बेटा अपने जेनेटिक मटेरियल को इनकॉर्पोरेट कर देगा इसके साथ। ठीक है, अपने जेनेटिक मटेरियल को क्या कर दिया? बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल से इनकॉर्पोरेट कर लिया और अब इस सेल को क्या कर लिया? हैक कर लिया। अब ये सेल वही काम करेगा जो इस वायरस का जेनेटिक मटेरियल चाहता है। मतलब वायरस, इस सेल का साइटोप्लाज्म किसका साइटोप्लाज्म हो गया? वायरस का साइटोप्लाज्म। इस सेल का मेम्ब्रेन किसका मेम्ब्रेन हो गया? इस बैक्टीरियल सेल मेम्ब्रेन किसका हो गया? वो भी एक तरह से मानो तो वायरस का हो गया। अब ये हर वो काम कर सकता है जो एक लिविंग करता है। अरे हाँ या नहीं? अब इस केस में इसको हम क्या कहेंगे बेटा? लिविंग कहेंगे। समझ गए बात को? अरे हाँ या नहीं? अब कुछ लोग इस बात को नहीं समझते। आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए मेरे पास घर नहीं है, हमने क्या किया? आपका घर किराए पे लिया। ठीक है, अभी तक हम क्या थे? बिना घर के थे, बेघर। जैसे ही हम आपके घर को किराए पे लिए, आप सबको हम क्या किए बेटा? वहां से भगा दिए। अब वो जो पूरा घर है वो किसका हो गया है? मेरा। अब हम बेघर नहीं है, अब हम क्या हो गए? घर वाले। समझ रहे बात को? हाँ, चलिए अब कुछ और आगे समझते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट अगर डिस्कवरीज की बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की बात, जैसे फर्स्ट टाइम सेल को किसने डिस्कवर किया? हाँ, आप लोग जूनियर क्लासेस में भी पढ़े होंगे बेटा कि फर्स्ट टाइम सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, फर्स्ट टाइम सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, तो कौन डिस्कवर्ड किए थे बेटा बताइए? तो डिस्कवर्ड किए थे रॉबर्ट हुक। कौन किए थे? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक साहब ने क्या किया था? पहली बार सेल का डिस्कवरी किया था। पर ये इन्होंने जो सेल को डिस्कवर्ड किया था वो सेल कैसा था? डेड सेल था। कैसा था? डेड सेल। फर्स्ट टाइम लिविंग सेल का डिस्कवरी जो है पहली बार किसने किया? तो वो किया एंटोन वॉन लेवेनहुक। एंटोन वॉन लेवेनहुक, है ना? ये सब नाम एनसीईआरटी में दे रखे हैं तो परेशान होने का जरूरत नहीं है। हाँ, स्पेलिंग कोई एज इट इज याद रहे कोई जरूरी नहीं है। ठीक है बेटा। फिर न्यूक्लियस की अगर हम बात करें कि न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर्ड किया, तो वो डिस्कवरी किए रॉबर्ट ब्राउन। किसने डिस्कवर्ड किया? रॉबर्ट ब्राउन। समझ गए बात को? 3 नाम यहाँ पे याद रखना है। रॉबर्ट हुक फर्स्ट टाइम सेल का डिस्कवर्ड, लिविंग सेल का डिस्कवरी एंटोन वॉन लेवेनहुक, और थर्ड जो अपना पॉइंट है वो न्यूक्लियस का डिस्कवरी बाय रॉबर्ट ब्राउन। ओके,
सो अब हम लोग थोड़ा यहाँ से आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो है हम लोग को जो पढ़ना है वो सेल थियरी है ना। क्या पढ़ना है? सेल थियरी। अब समझिए ये सेल थियरी का कहने का क्या मतलब है। सेल थियरी, ओके। एक बात बताओ, आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा एटॉमिक थियरी। अगर एटम की रिगार्डिंग कोई थियरी दे रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? एटॉमिक थियरी। ठीक उसी तरह अगर सेल के रिगार्डिंग कोई थ्योरी है, सेल के बारे में कोई कुछ बता रहा है तो वो क्या हो जाएगा बेटा? सेल थियरी। आज के समय में जो हम आपको बताएंगे वो आपको लगेगा कौन सी बड़ी बात है, बट ये कब बताया गया बेटा? ये बताया गया 1838 और 1839 में। उस समय ये बातें जो थी वो बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। आज के समय से तो ये बातें क्या है? बहुत छोटी छोटी बात है। ठीक है, अब हम लोग सेल थ्योरी के अंदर भी आपको दो साइंटिस्ट का नाम ध्यान रखना है। अरे हाँ यार, देखो अभी जो हम आपको बताने जा रहे हैं देखा जाए तो वो बिल्कुल बकवास बात है, उसका बायोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है, बट नीट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट है बेटा तो याद रखना होगा। अरे साइंटिस्ट का नाम, ईयर का नाम, इसका बायोलॉजी से कोई लेना देना है क्या? हाँ, बट अब एग्जाम में पूछता है तो याद रखो। ओके, कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं हमारे पास। पहला जो हमको नाम याद रखना है वो नाम याद रखना है बेटा स्लेडियन का। किसका नाम याद रखना है? स्लेडियन का। पहला नाम जो ध्यान रखना है वो स्लेडियन का। स्लेडियन साहब जो थे बेटा ये रहने वाले थे जर्मन के। कहाँ के रहने वाले थे? जर्मन। और छात्र थे बॉटनी के, है ना, इसलिए इनको हम क्या कहते थे? जर्मन बोटैनिस्ट। ये क्या थे बेटा? जर्मन बोटैनिस्ट, है ना। देखा जाए तो ये सब याद रखना बिल्कुल बकवास चीज है। आई डोंट थिंक कि जर्मनी में ये सब याद भी करवाते होंगे, है ना, बट ठीक है, एग्जाम में पूछता है तो हम लोग ध्यान रखें, है ना। नेट का एग्जाम है बेटा, कुछ भी पूछ सकता है। हाँ, जो एनसीईआरटी में, ठीक है, ये भी पूछ ले आपको बायोलॉजी किसने पढ़ाया था। चलिए, ये जोक था। स्लेडियन किसका कहाँ के रहने वाले थे? जर्मन के। और छात्र किसके थे बेटा? बॉटनी के। तो सम्मान में हम क्या कहेंगे? जर्मन बॉटनिस्ट। इन द ईयर ऑफ 1838, किस साल में? 1838। इन्होंने क्या किया बेटा? बहुत सारे प्लांट्स के ऊपर स्टडी किया और स्टडी करके इन्होंने क्या दिया बेटा? कुछ कंक्लूजन दिया। क्या कंक्लूजन दिया? इन्होंने कहा कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ plants are made up of different kind of cell, made up of different kind of cell, made up of different kind of cell, different kind of cell। ठीक है, जो भी प्लांट है बेटा वो डिफरेंट अलग अलग तरह के सेल्स के बने हुए हैं, which together forms tissue, जो कि टुगेदरली क्या फॉर्म करते हैं बेटा? टिश्यू। एक साथ आके बनाते हैं टिश्यू, फॉर्म टिश्यू। अब आपको पता है बेटा कि प्लांट के अंदर अलग अलग तरह के टिश्यूज प्रेजेंट है। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, जाइलम, फ्लोएम, दिस आर द टिश्यू। ओके, इन्होंने क्या कहा कि जो प्लांट्स है वो अलग अलग तरह के सेल्स के बने हुए हैं और वो सेल्स क्या बनाते हैं? टिश्यूज का निर्माण करते हैं। किसने बताया बेटा? स्लेडियन ने बताया। लगभग उसी टाइम पे एक और साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था स्वान। क्या नाम था? स्वान, है ना। स्वान साहब बेटा रहने वाले थे, ये रहने वाले थे ब्रिटेन के। कहाँ के थे? ब्रिटेन के। इसलिए, और ये छात्र थे जूलॉजी के, जिनको बोलते हैं बेटा ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। एक क्या हो गए? जर्मन बोटैनिस्ट, और ये हो गए ब्रिटिश जूलॉजिस्ट। ठीक है, स्वान साहब क्या देखिए एक बार रिपीट कीजिए बेटा। जो हमारे स्लेडियन साहब थे वो थियरी कब दिए हैं? 1838 में। ओके, और जो हमारे स्वान साहब हैं वो 1839। ओके, ये कहाँ के रहने वाले थे? ब्रिटेन के, और जूलॉजी के छात्र थे, इसीलिए इन्होंने इनको क्या कहा? हमने
ब्रिटिश जूलॉजिस्ट इन द ईयर ऑफ 1839। ठीक है, लगभग उसी समय। इन्होंने क्या कहा बेटा, अब ध्यान से समझिएगा, ये दो बात बताए हैं। पहला बात इन्होंने बताया, क्या बताया, कि जितने भी सेल्स हैं उन सब सेल के पास एक आउटर कवरिंग प्रेजेंट है, दैट कवरिंग इज कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। उसी कवरिंग को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन। ये तो इन्होंने क्या कहा बेटा, पहली बात बताया। दूसरी बात इन्होंने क्या बताया कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल का प्रेजेंस होना, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट सेल, है ना। इन्होंने कहा कि प्लांट सेल के अंदर सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक और बाउंड्री प्रेजेंट होगा जिसको हम क्या कहेंगे, सेल वॉल। देखो एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछेगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, स्टेटमेंट दे देगा कि प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल इज द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट सेल। ये बात किसने बताया? अब आपको क्या लिखेगा बेटा कि प्लांट की रिलेटेड चीजें, अरे हाँ या नहीं, और स्लेडियन क्या थे, बॉटनिस्ट थे, तो आपको लग सकता है कि कौन बताए हैं, स्लेडियन साहब, पर ऐसा नहीं है। ये बात किसने बताया, स्वान। इन दोनों ने मिलकर बेटा सेल थियरी दिया। क्या दिया, सेल थियरी। और इनका सेल थियरी कहता था कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो किसके बने हैं, सेल और सेल के प्रोडक्ट के, है ना। हाँ, सेल थियरी इन्होंने दिया। क्या सेल थियरी इनका था कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये किसका बना है, इट इज मेड अप ऑफ सेल प्लस प्रोडक्ट ऑफ सेल। और ये काफी उस समय पे क्या हो गए बेटा, पॉपुलर हो गए। किन्होंने क्या दिया है, सेल थियरी। इस बात से ये क्या हो गए, काफी पॉपुलर हो, है ना। एक दिन आप ही तरह का एक स्टूडेंट था, उसने पूछा स्लेडियन और स्वान से, क्या पूछा कि अच्छा बताइए कि ये नए सेल्स कैसे बनता है। क्या पूछा कि हाउ न्यू सेल्स आर फॉर्म। तो इन्होंने कहा नहीं पता। क्या कहा, नहीं पता। मतलब इनका थियरी, सेल के रिलेटेड जो थियरी था वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था, है ना। एक साइंटिस्ट हुए बेटा रडल्फ वर्चाउ। क्या नाम हुआ, रडल्फ वर्चाउ। रडल्फ वर्चाउ साहब ने बेटा इन द ईयर ऑफ 1855 इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा बेटा ओमनिस सेलुला ई सेलुला। क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा, ओमनिस सेलुला सेलुला ई सेलुले। हाँ, इन्होंने भी क्या खूब कहा, क्या कहा, ओमनिस सेलुला ई सेलुले। इसका मीनिंग समझिए। इसका मीनिंग ये है बेटा कि प्री एग्जिस्टिंग सेल्स डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म, है ना। क्या मीनिंग है इसका कि जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स हैं वो डिवाइड करेंगे और नई सेल का फॉर्मेशन करेंगे। प्री एग्जिस्टिंग सेल्स डिवाइड, क्या करेगा, डिवाइड एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड, है ना। मतलब जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है वो डिवाइड करेगा और नई सेल का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। इस तरह से इन्होंने सेल थ्योरी को क्या कर दिया बेटा, कंप्लीट कर दिया या कहें मॉडिफाई कर दिया। और जो अभी हमारा सेल थ्योरी है, आप देखिएगा एनसीईआरटी ने इस पैराग्राफ के एंड में 2 लाइन लिखा है। क्या लिखा है कि ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स। ये पहली बात। और दूसरी बात उन्होंने क्या कहा बेटा कि ऑल प्री एग्जिस्टिंग सेल डिवाइड्स एंड न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, समझ गए? इतना बेसिक सी बात। आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं, आगे फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।